नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य के दोनों मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि ये पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इस परियोजना के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ साथ तीर्थ स्थलों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना पर कार्य इसी वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया जाए और योग, ध्यान, आयुर्वेद, यहाँ तक कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और सांस्कृतिक आयोजनों को भी प्रोत्साहित किया जाए। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रहे डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। राज्य सरकार इस मुद्दे पर सख्त कदम उठा रही है। प्रदेश भर में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर और राशन कार्ड धारकों की जांच की जा रही है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की भी जांच की जा रही है और उत्तर प्रदेश से लगे क्षेत्र में रह रहे लोगों की वोटर आईडी का सत्यापन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सूचनाएं मिल रही है कि जिनमें पता चल रहा है कि दस्तावेजों में गड़बड़ियां की गई है, जिससे अयोग्य व्यक्तियों को राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र मिल गए हैं। इन सभी को जांच के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही डेमोग्राफिक चेंज पर नियंत्रण के लिए कालनेमी अभियान और देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और विभागों में काम करने वाले कर्मियों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। राज्य में अगले 6 महीनों तक हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शासन ने राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये फैसला लिया है। पर्सनल सेक्रेटरी शैलेश भगोली द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का प्रभाव उन सभी सेवाओं पर पड़ेगा जो राज्याधीन मानी जाती है। इसके अलावा उपनल के माध्यम से काम कर रहे संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा, जो कई बार अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश या कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे चुके हैं। सरकार का ये निर्णय उपनल कर्मचारियों की हड़ताल या काम छोड़ो आंदोलन पर भी प्रभावी रोक लगाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार की है, जिसमें परिणाम स्वरूप राज्य को केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। केंद्र के खान मंत्रालय के 2025-26 के विशेष सहायता योजना यानी SASCI के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे पहले अक्टूबर 2025 में राज्य को SMRI रैंकिंग के दूसरा स्थान मिलने पर 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल गई है। इस प्रकार खनन क्षेत्र में सुधारों और बेहतर नीतियों के चलते रहते कुल 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे ई-नीलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी, जिससे अवैध खनन पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर नगर में 3 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के मतदाता प्रक्रिया का आयोजन हुआ। निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने जानकारी दी कि मतदाता सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। इस दौरान गड़ी नेगी बहुउद्देशीय समिति, जसपुर फीका पार बहुउद्देशीय समिति और जसपुर बहुउद्देशीय सहकारी समिति में मतदाताओं ने अपनी मतों का प्रयोग किया।
जसपुर बहुउद्देशीय सहकारी समिति के संचालक पद के लिए 27 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 9 प्रत्याशी चुनाव में हैं और 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। मतदान प्रक्रिया के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार से सभी समितियों में मतदान सकुशल संपन्न हुआ। अगली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश एम्स के पास शिवाजी नगर तिराहे पर स्थित 0 जोन में एक बार फिर अतिक्रमण का उल्लंघन हो रहा है। इस उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस और नगर निगम की टीम की अनुपस्थिति से अतिक्रमणकारियों का हौसला इतना बुलंद हो गया कि 0 जोन पे ठेली रेहड़ी लगाने से पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है और सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा भी बढ़ रहा है। कुछ समय पहले ही पुलिस और नगर निगम की टीम के साथ अतिक्रमणकारियों की झड़प भी हुई थी, जिसमें 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर 0 जोन को अतिक्रमण मुक्त किया गया था, लेकिन निगरानी के अभाव से फिर से अतिक्रमण हो गया और स्थानीय लोग स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अगली खबर कोटद्वार से है। जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने जनपद पौड़ी में आवारा कुत्तों को बढ़ती समस्या को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने इस समस्या के नियंत्रण के लिए विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग को पशु जन नियंत्रण यानी ABC केंद्र में तुरंत चिकित्सक तैनात करने और नसबंदी के लिए आवश्यक उपकरण को खरीदी की जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा को नगर निकायों के साथ मिलकर कुत्तों का सर्वे करने का एक कार्य योजना तैयार कर पशु कल्याण बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। ये जैसे हमारे जो हमारे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो कई बार बहुत ही ज़्यादा जो राहगीर होते हैं उनको भी परेशान करते हैं और इसी के संबंध में आज जो हमारे 3 मेजर नगर निकाय हैं, हमारे श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार, इन तीनों के साथ और साथ में हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक की गई कि किस प्रकार से हम इनको लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन हो सकता है इसका स्टेरिलाइजेशन, तो उसका एक पूरा प्लान तैयार करने के लिए, उनकी सर्वे करने के लिए और उसके बाद उनका स्टेरिलाइजेशन के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हुए इसको। वहीं राजधानी देहरादून में अधिवक्ताओं का धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा। राजधानी की कचहरी में राज्य सरकार द्वारा रैन बसेरा का निर्माण किए जाने को लेकर अधिवक्ताएं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने को विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धरना स्थल पर पहुंचेंगे और उन्होंने अधिवक्ताओं के प्रदर्शन का इस्तेमाल भी किया है और उनको समर्थन देते हुए कहा कि राज्य में हर कोई अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अधिवक्ता जनता की समस्याओं को सुलझाते हैं उन्हें सड़क पर बैठना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अधिवक्ताओं की जायज मांगों को सुना जाए। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा है कि कई दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कमेटी की तरफ से अधिवक्ताओं का चैम्बर्स को लेकर के जो आंदोलन पिछले 9 दिन से चल रहा है उसको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन देते हैं। उनकी जायज मांग है और ये बड़े शर्म की बात है कि 9 दिन से वकील सड़क पे बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। राजधानी के वकील हैं और राजधानी के वकीलों को अपने चैम्बर्स के लिए, अपनी छत के लिए, अपने दफ्तर के लिए अगर धरने पे बैठना पड़ रहा है तो ये राज्य की सरकार के लिए शर्म की बात है। इसलिए हम कांग्रेस की तरफ से समर्थन करने आए हैं कि आपने अदालतें बना दी लेकिन वकीलों के बैठने का स्थान नहीं बनाया। अरे भाई, अदालतें बिना वकीलों के कैसे कल्पना कर सकते हैं? जब अदालतें हैं तो वकील हैं तो अदालतें हैं। बिना वकीलों के तो अदालत चल ही नहीं सकती। तो इसलिए उनके चैम्बर होना जरूरी है। अदालतें बन गई है, परिसर शिफ्ट होने की स्थिति में है। यहाँ पर सरकार ने अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, रैन बसेरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वकीलों को सड़क पे आना पड़ा इसके लिए। हमारा यह कहना है कि जब तक आप पूरा परिसर नहीं बना देते, जब तक वकीलों के लिए पर्याप्त स्थान बैठने का नहीं हो जाता, तब तक सरकार को
वकीलों को पुराने प्रेसिडेंट से नहीं छेड़ना चाहिए कोई भी गतिविधि। वहीं देहरादून से खबर आ रही है कि नगर आयुक्त नमामि बंसल ने हाल ही में नगर निगम देहरादून के केदारपुर स्थित एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुक्त ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बताया कि अब तक निगम ने 72 शेल्टर होम बनाए हैं। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों में डॉग फीडिंग स्पॉट बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि स्वान पंजीकरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह हासिल कर लिया गया है, जो कि पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक है। निरीक्षण में स्वान के रहने, खाने और चिकित्सा व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है। पशु चिकित्सा विभाग देखता है जितने भी हमारे श्वान पशुओं के संबंध में उनके कल्याण के लिए जो भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जानी होती है, और उसी क्रम में जो हमारा एबीसी सेंटर है केदारपुरम में उसका निरीक्षण किया गया। उसमें हमारे अभी वर्तमान में 72 डॉग कैनल्स बने हैं, उनका निरीक्षण किया गया, देखा गया कि और क्या आवश्यकता वहाँ पर है जिसकी व्यवस्था की जा सके। और साथ ही साथ जो हमारी टीम है उनके भी कार्यों की समीक्षा की गई। अभी तक नगर निगम के द्वारा जो हमने इनिशियली टारगेट लिया था एनिमल बर्थ कंट्रोल का, एबीसी प्रोग्राम के अंतर्गत निराश्रित जो श्वान पशु हैं यानी कि स्ट्रे डॉग्स जितने हमारे हैं, उनकी हमने टारगेटेड पॉपुलेशन के अनुरूप काफ़ी अच्छी प्रगति की है एबीसी प्रोग्राम में। और प्राइवेटली भी काफ़ी सारे जो हमारे डॉग्स हैं उनको भी स्टेरिलाइजेशन की कार्रवाई की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रमण सिंह चैंपियन की गाड़ी के 4 राज्यों में 28 चालान काटे गए हैं। देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि उत्तराखंड में इस गाड़ी पर 4 चालान दर्ज किए गए हैं जिनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। आरटीओ ने यह भी बताया कि इस मामले में पूर्व विधायक को नोटिस भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामस्वामी के बेटे के साथ सड़क पर गाड़ी रोककर मारपीट की थी। इस मामले की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि दिव्य प्रताप सिंह गाड़ी के 5 सालों में ओवर स्पीड और पॉल्यूशन के 28 चालान काटे गए हैं। ये चालान दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काटे गए हैं और अभी भुगतान पेंडिंग है। जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे को जो मीडिया के माध्यम से पता चला है, उस गाड़ी की जब हमने डिटेल निकलवाई तो उसमें उत्तराखंड के 4 चालान हैं ओवर स्पीडिंग के। और हमने अभी पूर्व में भी अभियान चलाया था कि किसी गाड़ी के 4 या 5 से ज़्यादा चालान हैं तो हमने उनको नोटिस भेजा था, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नोटिस गए थे वो आके अपने चालान कंपाउंड भी करवा के गए हैं। अगर ओवर स्पीड में दूसरा चालान होता है तो उसमें एक तो जुर्माना डबल हो जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो इसमें हम नोटिस भेजेंगे, नोटिस में वहाँ से जो भी जवाब आएगा कि कौन गाड़ी चला रहा था, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस संदर्भ में कहा कि विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर शीतकालीन पूजा की जाती है, जैसे यमुनोत्री की पूजा खिरसाली में, माँ में गंगा की पूजा मुखवा में और भगवान केदारनाथ की पूजा वह कीमत में की जाती है। इसके अलावा बैजनाथ भगवान की पूजा पांडेश्वर में होती है। इन पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने को भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा के आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं ताकि यात्रा सकुशल और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। इस यात्रा से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफ़ी नैरो हो गई है, काफ़ी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए, और खासकर जहाँ पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहाँ पर गाड़ी तेज़ नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दिया आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया,
आपका जो है अल्कोहल टेस्टिंग हो गया, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने हिदायत दी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। और आप जानते हैं कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगा माई की पूजा जो है मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है। तो ये स्थान शीतकालीन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारा टिमरसन महादेव हो गया, जादुंग हो गया, जादुंग में भी हमारा काम चल रहा है और वहाँ भी हम TRH बना रहे हैं और क्या कहते हैं होम स्टे खोल रहे हैं। तो ये सब काम हमारी बड़ी तेजी से हो रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा जनपद चंपावत के टनकपुर गांधी मैदान में आयोजित 7 दिवसीय भव्य सहकारिता मेला सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस मेले में महिलाओं को स्वरोजगार की नई दिशा मिली है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। मेले में लगे स्वादिष्ट व्यंजन और भव्य स्टॉल ने जनता को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित किया। मेले का शुभारंभ 13 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था और अब इसका समापन भी हो चुका है। इस मेले ने न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा दिया बल्कि सहकारी क्षेत्र में भी नई उम्मीद जगाई। मेले में विभिन्न प्रदर्शनी और कार्यशालाओं के जरिए लोगों को सहकारिता के महत्व और इसके फायदे के बारे में भी जानकारी दी गई। ये मेला आने वाले समय में राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय जो है पूरे भारत में सहकारिता से ही स्वरोजगार की बात कर रहा है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया है। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में साल भर सहकारिता के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग टनकपुर में ये चौथा जनपद है जहाँ टनकपुर में हम 7 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा जो थीम है सहकारिता से सीमांत विकास। तो जब हम सीमांत विकास की बात कर रहे हैं तो हम सहकारिता से रोजगार की भी बात कर रहे हैं। रोजगार की बात सर, जो ये 13 तारीख से हमारे वहाँ सहकारिता मेला लगाया गया है टनकपुर शहर में, ये मेला सहकारिता विभाग की ओर से सहकारिता विभाग में जितने भी ग्रामीण जनता को, लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास किए गए हैं, योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी प्रयास किए गए हैं उन सबको प्रदर्शित करने के लिए ये मेला लगाया गया है, जिससे कि सबको पता चले कि सहकारिता विभाग में क्या क्या होता है। और सहकारिता विभाग के साथ ही हमारा पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक सहकारिता विभाग का ही एक अंग है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसके माध्यम से 2025 का जो सहकारिता मेला टनकपुर गांधी ग्राउंड में हुआ है, वास्तव में ये एक काफ़ी अद्भुत निराली पहल है जो इस समय सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है और उनका बहनों की तरफ सहकारिता में जो है ज़्यादा हमारी बहनें भी बहुत जुड़ी हैं। बहनों ने जो हमारी बहनों को जो एक से एक योजनाएं देते हैं, लखपति दीदी से लेकर के आज सारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जो हमारी सरकार कर रही है। चलिए वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। खबर जो है वो रुद्रपुर से है, जहां सांसद अजय भट्ट ने उधम सिंह नगर जिला कलेक्टर सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। योजनाओं में संजय वन, सौंदर्यीकरण, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सहित कई अन्य योजनाओं की चर्चा की। सांसद ने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा करने का आह्वान करते हुए कहा कि इन योजनाओं की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है, इसलिए सभी कार्यों में तत्परता दिखानी होगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन जो जिसे हम कहते हैं, इसको मॉनिटरिंग भी इसमें होती रहती है। तो एक किस्म से जो केंद्र की योजनाएं होती हैं उनके बारे में क्या प्रोग्रेस भी है,
हर चीज़ में, जैसे हर घर में नल में जल, पेयजल मिशन, स्वच्छता अभियान, आपको पता ही है, आवास योजनाएं, एक लंबी फेहरिस्त है। इतनी योजनाएं आती हैं और पैसा भी इसमें कहीं पर कोई कमी नहीं होती है। NHAI, PMASY, एक लंबी लिस्ट है। इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग हम इसमें करते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुई, इस पैसे का सदुपयोग कितना हुआ, कहाँ तक गया हुआ है। उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम चीज़, खाद्यान्न योजना है, क्या क्या जो केंद्र से आ रहा है, क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग जो स्टेट की योजनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसमें सभी आते हैं, तो केंद्र के साथ साथ वो स्टेट की योजनाओं को भी अपनी तरफ से प्रच्छा कर लेते हैं। उससे अधिकारीगण भी क्या क्या किया है अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, चौकन्ने भी रहते हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपनी स्टडी करके आते हैं। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और लगातार 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रीय गीत है, 26 नवंबर को सुबह 9:30 बजे सामूहिक रूप से गाया जाए। इस अवसर पर स्कूलों में जनप्रतिनिधियों की भी आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और अन्य कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा और संविधान दिवस का महत्व छात्रों के बीच सही तरीके से समझाया जाएगा। देखिए, इसमें यह है कि संविधान दिवस हमारा है 26 नवंबर को है, तो हमारे माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी ने सभी को निर्देशित किया हुआ है, जो कि सरकार के माध्यम से निर्देशित हुआ है, कि आप प्रत्येक विद्यालय में 9:30 से लेकर 10 बजे तक वंदे मातरम का पूर्ण गायन करें, साज और आवाज़ के साथ करें। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के शिक्षक बच्चों को वंदे मातरम की महत्ता बताएं, जो उसकी एक एक लाइन है उसका अर्थ ही बताएं कि क्या उसका अर्थ है, जिससे कि बच्चे समझ पाएँ कि राष्ट्रगीत जो इसको घोषित किया था संविधान परिषद ने 24 जनवरी 1950 को एक गौरव प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय गीत का, तो वो क्यों हुआ था, उसकी महत्ता को बच्चे जो है समझें। तो इसलिए हमने निर्देश किया, हमने इस बारे में सबकी बैठक भी हमने ली हुई है, चाहे हमारे COs हो, प्रिंसिपल्स हो, हमारे BOs हो, उनको बता भी दिया गया है। 9:30 से लेकर के 33 तक, क्योंकि 3 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट 26 सेकंड का होता है, तो इसमें तो पहले गायन होगा, पूर्ण गायन होगा, उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के शिक्षक। वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। इस कानून के तहत राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून होगा। देहरादून के नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि अब तक नगर क्षेत्र में UCC के तहत 24,596 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही लिव एंड रिलेशनशिप के लिए 36 आवेदन आए थे, जिनमें से 24 स्वीकृति किए गए हैं। UCC के तहत जागरूकता फैलाने के लिए देहरादून में 100 वार्डों में एक व्यापक अभियान भी चलाया गया है, जिससे लोगों को इस नए कानून के बारे में जानकारी मिल सके। लीगल रिलेशन की भी बात करी जाए या नॉर्मली जो UCC वाले की, क्या कुछ अपडेट है सर अभी तक? देखिए, अभी तक टोटल जो मैरिज रजिस्ट्रेशन जो हमारे द्वारा जो अप्रूव किए गए हैं नगर निगम क्षेत्र में, वो करीब 24,596 आवेदनों को जो है मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ जो है लिव इन रिलेशनशिप्स के जो आवेदन है, कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 24 आवेदन जो है हमारे द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस प्रकार से अपने विभाग द्वारा? हाँ, हमारे 2 बार राउंड हो चुके हैं हर एक वार्ड में, मतलब 100 वार्ड में 2 बार हमारी टीम्स विजिट करी है CSC सेंटरों के माध्यम से, जिसमें कि जागरूकता अभियान के साथ साथ लोगों को प्रेरित किया गया कि वो लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जो भी अपने
जो कपल्स हैं, तो उसके अंतर्गत जो है हमें आंशिक सफलता ही प्राप्त हो पाई, क्योंकि कई जगहों पे इसकी प्रक्रिया में लोगों के द्वारा जो है। आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।